हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में पक्का फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे उसके आंसर तक आप नहीं पहुंचोगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ है। तो राइट ऑप्शन है तेलंगाना। बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, तेलंगाना। चलिए इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के दमागुड़म वन में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी BLF रडार स्टेशन का उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो ये जो नोट्स मैंने लिखा है ना नीचे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है। तो बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से पढ़ना। हाल ही में किस संगठन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में किस संगठन ने, ठीक है, 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया। चलिए क्वेश्चन अगर पढ़ लिया हो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसका राइट ऑप्शन चुनते हैं। तो ए नंबर देखो, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर यानी कि ट्राइबल स्टूडेंट्स। वी नंबर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो राइट ऑप्शन आपको मिला हुआ है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं, आखिर नोट्स में हमने क्या लिखा है। देखो बेटा, पूरा पढ़ो ठीक से क्योंकि नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, तभी तो याद रहेगा। ऐसे कितने क्वेश्चन आप याद कर पालोगे, बताओ ज़रा। जब तक उसके नोट्स नहीं पढ़ोगे, जब तक उसके बारे में नहीं पढ़ोगे, तब तक करंट अफेयर्स समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। इसीलिए नेशनल देखो एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और अमेजन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के तीसरे चरण की शुरुआत की। ध्यान देना, इन दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा के स्कूलों में लागू किया गया। इसका लक्ष्य ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक प्रोग्रामिंग, कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देना था। कक्षा 6 से 9 के छात्रों ने कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें सीखी, जबकि कक्षा 10 के छात्रों ने परियोजना आधारित वर्चुअल सत्रों में भाग लिया। उद्देश्य आधुनिक तकनीकी साक्षरता के माध्यम से आदिवासी छात्रों को STEM यानी कि STEM करियर के लिए तैयार करना। तो बेटा ये जो पर्पस लिखा हुआ ना, उद्देश्य, ठीक है, ये जो लिखा हुआ उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। क्या पता कहाँ से करंट अफेयर्स पूछ लें, इसीलिए करंट अफेयर्स में जो बेसिक नॉलेज है उसका भी होना बड़ा ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है। जल्दी बताओ बेटा, राजस्थान के उस गांव का क्या नाम है। उस गांव का क्या नाम है बेटा। आंधी चली पहाड़ पे। अरे नहीं यार, आंधी पहाड़ पे कैसे चलेगी। तो ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, आंधी। बाड़मेर, मांडवा, बांसवाड़ा, लेकिन राइट ऑप्शन हमारा आंधी है। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है। तो देखो, आंधी जो है ना, जयपुर के पास स्थित एक गांव है। अभिनव ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल अपना रहा है। इस पहल में ऑर्गेनिक वेस्ट बायो मिथेनेशन प्लांट, फर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी और कंसंट्रेट बेंटलैंड शामिल है। लगा लो हिसाब आप। तो उसको ठीक से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि यहीं से आपकी करंट अफेयर्स बनने वाली है। इसके अलावा कहीं से कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं एक बार। बेटा क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष यानी कि किस दिन मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता। ठीक से याद कर लो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बारे में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बस ये लिखा हुआ है थोड़ा सा कि 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसे 2001 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। और ठीक से इसके नोट्स पढ़ लो, आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखो एक बार। सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? झारखंड की, बिहार की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की। सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, उड़ीसा, ठीक है। सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? तो बेटा वो है उड़ीसा की। कभी गए हो आप उड़ीसा? है भाई, उड़ीसा मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन बस नाम सुना है कि हाँ उड़ीसा होता है, इसकी राजधानी होती है, उड़ीसा में ऐसे ऐसा होता है, वैसे वैसा होता है, लेकिन गया कभी नहीं। तो सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? उड़ीसा की इज़ ए राइट ऑप्शन। देखो बेटा, सुभद्रा योजना के बारे में यहाँ बताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का उद्देश्य उड़ीसा की 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 21 से 60 वर्ष की, अरे 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक लाभार्थी को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे, जो वार्षिक किस्तों के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में जमा होंगे। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई है और वर्तमान चरण में 80 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, ठीक है। पढ़ लो ठीक से इसको। तो 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो देखो इनके बारे में बताया गया थोड़ा सा नोट्स में, ज़रा पढ़ें आप ठीक से, इसलिए मैंने नोट्स पहले लिख दिए हैं। मैंने कि यार इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक से पढ़ लो इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ो पूरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्माइल केंद्रीय यानी कि SMILE केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से पहले, स्माइल केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये होता क्या वो भी हम देख लेते हैं। देखो मैंने नोट्स लिए हैं बेटे, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये नोट्स बनाए हैं। सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग पूरी, ठीक है, जाजपुर और भुवनेश्वर में स्माइल योजना को लागू करेगा। स्माइल जो है ना, मतलब फुल फॉर्म देख लो इसकी क्या होती है, सपोर्ट फॉर मार्गिनेलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर, ठीक है, लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। एक केंद्रीय योजना जिसे फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भिखारियों के उचित पुनर्वास का सुनिश्चित करना है। योजना का पहला चरण चुनिंदा शहरों में लागू किया गया और भुवनेश्वर, पुरी और जाजपुर, ठीक है, 50 शहरों को शामिल करते हुए दूसरे चरण का हिस्सा है, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग पुरी, जाजपुर और भुवनेश्वर में स्माइल योजना को लागू करेगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 एक बार चेक कर लो। व्यक्तियों की तस्करी पर बेसिक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यार व्यक्तियों की भी तस्करी होने लगी। हाँ यार, तस्करी होती नहीं है, ठीक है। जो गर्ल्स होती हैं उनको जो है एक देश से दूसरे देश लेकर जाया जाता है ना, और व्यक्तियों को काम के लिए एक देश से दूसरे देश लेकर जाया जाता है, यही तो होता है तस्करी। तो व्यक्तियों की तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो वो संगठन है हमारा, चलिए देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र मादक, बी नंबर पे आप टिक लगाओ, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा ये बताओ, देखो नोट्स लिखा हुआ है, ये व्यक्तियों की तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में गरीबी, संघर्ष और जलवायु संकट के कारण बदलती बाल तस्करी, जबरन श्रम और जबरन अपराध को उजागर किया गया है। 2022 में वैश्विक स्तर पर तस्करी के शिकार लोगों की संख्या 2019 की तुलना में 25% बढ़ा दी गई है। तो बेटा पूरा पढ़ो इसको, पूरा पढ़ो, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। पढ़ो ज़रा पूरा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बिरहोर
ठीक है। बिरहोर जाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है सी नंबर झारखंड में, ठीक है। बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है झारखंड में, ठीक है भैया। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हैं, ये मतलब क्वेश्चन लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। और इनका बेसिक पढ़ लो, जितना ज़्यादा बेसिक पढ़ोगे उतने टाइम तक ये आपके दिमाग में फंसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन कोई पेपर में आ गया ना, तो 100% आप टिक बिल्कुल सही मार के आओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में फंस जाता है। क्या इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। नोट्स देखो, बिरहोर जनजाति जो झारखंड की एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति है, PVDC है, ने पहली बार गिरिडीह में बाल विवाह के खिलाफ एक आंदोलन में भाग लिया। पढ़ो, पूरा पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस देश ने, ठीक है, वायरक्तार अग्निसिख ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का परीक्षण किया है, ठीक है। वायरक्तार, ठीक है, वायरक्तार अकीनिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का परीक्षण किया, तो वो है तुम्हारे पास तुर्की। तुर्की इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, तुर्की इज़ ए राइट ऑप्शन। तो तुर्की ने वायरक्तार, ठीक है, अकीनिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया। आगे पढ़ लो बेटा, यानी कि लंबी दूरी की मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। और ये लंबी दूरी की मानव रहित, अरे भैया, जिसमें मानव की जरूरत ही ना पड़ेगी, है भाई। जिसे तुर्की के निर्माता वेकार ने विकसित किया है। ये लड़ाकू विमानों को एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर हमलों की क्षमताओं के साथ समर्थन करता है। ड्रोन की लंबाई दे रखी है 12.2 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 4.1 मीटर और विंग स्पैन 20 मीटर है। यदि यह 25 घंटे की उड़ान समय और 7500 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। पूरा पढ़ लो इस चीज़ को, आगे बढ़ाएं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सुपर जाइंट समुद्री कीट की नई प्रजाति जिसका नाम बाथिनोमस बेडरी है, किस देश में खोजी गई है? सुपर जाइंट समुद्री कीट की नई प्रजाति जिसका नाम बाथिनोमस बेडरी है, किस देश में खोजी गई है? किस देश में खोजी गई है? वो खोजी गई है वियतनाम में। वियतनाम इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। अब सुपर जाइंट, आप हॉलीवुड मूवी देखते होगे, उसमें सब मिल जाएगा देखने के लिए। वैज्ञानिकों ने वियतनाम में सुपर जाइंट समुद्री कीट की नई प्रजाति खोजी जिसका नाम बाथिनोमस बेडरी है, क्योंकि इसका आकार यानी कि डार्थ वेडर के हेलमेट जैसा है। ओहो, डार्थ वेडर के हेलमेट जैसा, क्योंकि इसका आकार डार्थ वेडर के हेलमेट जैसा। ये प्रजाति 32.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इसका वजन 1 किलोग्राम से अधिक हो सकता है, जिससे ये सबसे बड़े आइसोपोड्स में से एक बन जाती है। ओहो बेटा, ज़रा पढ़ो ठीक से, इसको पूरा पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, भारतीय यानी कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, विश्व बैंक। तो किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, तो किसके द्वारा किया गया बेटा? ध्यान देना, सी नंबर पर टिक लगाओ, नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा। और अगर इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये विशेष नोट से देखो, क्योंकि यार ये पढ़ो आपके लिए बनाया खास तौर पे ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो एक बार, बनेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? बनेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? वो है भील नामक जनजाति से संबंधित है बनेश्वर मेला। अच्छा, आप लोग कभी गए हो? भाई अपने एरिया में तो ये होता नहीं है, देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। ये लगभग 12 भील परिवारों ने वसंतदाता शुगर यानी कि इंस्टीट्यूट BSI पर उनके घरों को गिराने और उनके पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल करने का आरोप लगाया। भील भारत की सबसे पुरानी और व्यापक रूप से वितरित जनजातियों में से एक है। भील नाम द्रविड़ शब्द बिल्लू या बिल्लू से आया है, जिसका अर्थ है धनुष। वे ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित हैं और पश्चिमी भारत के द्रविड़ नस्लीय जनजाति माने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, पढ़ो बेटा ठीक से, इसको आगे देखते हैं। ये पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, एक्सरसाइज कोमांडो यानी कि एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? यानी कि एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? वो है इंडोनेशिया इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो ज़रा ध्यान देना है, भारतीय नौसेना IAN यानी कि INS सरादुल और P-8I विमान वाली इंडोनेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR 2025 और
एक्सरसाइज कोमोडो के लिए हैं। ठीक है, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूर्व गुप्त काल में निर्यात योग्य नहीं थी? पूर्व लोहा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूर्व गुप्त काल में निर्यात योग्य नहीं थी? लोहा, सोना, टिन और चांदी। टिन इज ए राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगा दो आप, टिन, टिन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए, तो देखो गुप्त काल के दौरान सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा और कांस्य जैसे धातु निर्यात योग्य वस्तुओं में शामिल थे। भारत में सोना, चांदी और तांबा प्रचुर मात्रा में थे। ये तो भैया शुरू से चलते आए हैं। इस प्रचुरता ने गुप्त शासन को सिक्के बनाने की अनुमति दी और उनके शासकों की महिमा का प्रतीक थे। टिन पहले की तरह आयात किया जाता था। ठीक है, ओके ओके, अच्छा ये बात है, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूर्व गुप्त काल में निर्यात योग्य नहीं थी? तो वो थी पूर्व गुप्त काल में, ठीक है, टिन थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सूर्य की कौन सी परत ललिमा लिए होती है, के लिए होती है? सूर्य की कौन सी परत ललिमा के लिए होती है? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर, हेलियोस्फीयर। तो वह क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर शब्द में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। ठीक है, चलिए पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, किस संस्थान ने समर्थे, ठीक है, कोऑपरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजीज 2025 पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की है? तो वह है ए नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अदर सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं बेटा? करंट अफेयर्स से ये हर एग्ज़ाम पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएसआई हो। ठीक है, यूपीएसआई में 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, से ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन यूपी पुलिस में, यूपी कांस्टेबल में सबकी वैकेंसी भरने वाली हैं। अब तैयारी करो अच्छे से, मत छोड़ो, पढ़ने बैठो, लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो, जीके अच्छे से पढ़ो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब पढ़ो यार, कुछ मत छोड़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो कि आ कहाँ से रहे हैं पेपर में, प्रीवियस पेपर देख लो, तो ये काम के हैं प्रीवियस पेपर। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन मैंने लगवा दिया आपको, किस संस्थान ने समर्थ्य की, तो ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन लगा दो आप लोग भी। बाकी आप पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, किस संस्थान ने समर्थ्य कॉर्पोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी 2025 पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की है? तो ए नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पढ़ लो, पूरा पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, हाल ही में खबरों में रहा गोंसा टेम्पल किस देश में स्थित है? ओहो, पर यार ये गोंसा टेम्पल हाल ही में किस वजह से खबरों में रहा है भाई? कोई ना कोई तो वजह होगी। फिलहाल ये दक्षिण कोरिया में है। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, दक्षिण कोरिया में है गोंसा टेम्पल। पर किस वजह से फेमस हुआ वो देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्सों में हाल ही में लगी अभूतपूर्व जंगल की आग ने 1300 साल पुराने गोंसा टेम्पल परिसर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। अरे यार, ओहो, इसलिए फेमस हुआ ये, जिसमें 2 राष्ट्रीय धरोहर इमारतें भी शामिल थीं। गोंसा टेम्पल का अर्थ है एकांत बादल मंदिर, और यह एक बुद्ध मंदिर है जो दक्षिण कोरिया के यूसोंग में ड्योंगन पर्वत की तलहटी में स्थित है। चलिए पढ़ो और पढ़ लो भैया, पढ़ लो, थोड़ा सा आगे और पढ़ लो, क्योंकि बेसिक नॉलेज बड़ी ज़रूरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? तो वो राइट ऑप्शन है सी नंबर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए पढ़ो, पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें GPS के विकास को मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक PAI शुरू किया। पढ़ो, पूरा पढ़ लो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, विश्व धरोहर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो बिना देखा अंदाज़ा लगा दो, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लो ना, तो कोई बात नहीं। 21 में देख लेते हैं, 21 जनवरी 2025 में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हुआ है? ए नंबर पर टिक लगा दो, भारत। जनवरी 2025 में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हुआ है? भारत। अधिकांश बच्चे तो भैया जापान पे टिक लगा आएंगे 100%, मानो या ना मानो, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या है? भारत। अच्छा नोट्स पढ़ लो, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हुआ। यूरो ड्रोन एक ट्विन टर्बोप्रोप UAV को मध्यम ऊंचाई लंबे धीरज मेल मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया। इसकी 2.3 टन की वहन क्षमता है और ये 40 घंटे तक चल सकता है। ओहो, यह विभिन्न वातावरणों में काम करता है जिसमें गंभीर मौसम भी शामिल है। यानी कि भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में एक
यानी कि यूरोड्रोन एक ट्विन टर्बोप्रोप के मध्यम ऊंचाई लंबे धीरज मिशनों यानी कि मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया। अच्छा अच्छा, तो एक भैया ये एक यूरोड्रोन है। ठीक है ठीक है, यूरोड्रोन है ये। बाकी पढ़ो, पूरा पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरो स्पेस और डिफेंस नीति को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज़ द राइट ऑप्शन। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरो स्पेस और डिफेंस नीति को मंजूरी दी है? वो है उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत बढ़िया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एरो स्पेस और डिफेंस यूनिट और रोजगार संवर्धन नीति 2024 को मंजूरी दी है। ये नीति यूपी को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है। नीति का लक्ष्य 50,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख प्रत्यायी नौकरियां हैं। ये नीति रक्षा औद्योगिक गलियारे को मजबूत करती हैं, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करती हैं, नवाचार को बढ़ावा देती हैं और एक उच्च प्रौद्योगिकी एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। ओके सर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है। कुल 30 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है। विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में खबरों में थी? तो विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? यार एक बीमारी जिसमें त्वचा का रंग चकत्तों के रूप में खो जाता है, एक विटामिन की कमी होने का वाला विकार है, एक तंत्रिका संबंधी विकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है। एक बीमारी जिसमें त्वचा का रंग चकत्तों के रूप में खो जाता है। ठीक है, इसे नहीं पढ़ लिया, मैं आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है? किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है? यार अफेलियन घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। अफेलियन वह बिंदु होता है, ध्यान देना बेटा, अफेलियन वह बिंदु होता है जहाँ कोई वस्तु अपनी कक्षा में अपने तारे से सबसे अधिक दूरी पर होती है। अफेलियन वह बिंदु होता है जहाँ कोई वस्तु अपनी कक्षा में अपने तारे से सबसे अधिक दूर होती है। तो सूर्य क्या है बेटा? एक तारा होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। पृथ्वी के मामले में ये हर साल लगभग 4 जुलाई को होता है। दूसरी ओर पेरिहेलियन वह स्थिति है जहाँ पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अच्छा, यानी कि अफेलियन वह बिंदु है जहाँ कोई वस्तु अपनी कक्षा में तारे से सबसे अधिक दूर होती है, और पेरिहेलियन वह स्थिति है जहाँ पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है, जो लगभग 3 जनवरी को घटित होती है। ओहो। संक्रांति वह बिंदु है जहाँ पृथ्वी की धुरी का झुकाव सूर्य की ओर उससे दूर अधिकतम होता है। ठीक है, पढ़ लो ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। लैम्डा CDM मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैम्डा CDM मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओसनोलॉजी से, जियोलॉजी से, कोस्मोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से? तो कोस्मोलॉजी से संबंधित है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, कोस्मोलॉजी। ठीक है, लैम्डा CDM मॉडल जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है कोस्मोलॉजी से। तो बेटा पढ़ लो थोड़ा सा इसके बारे में, लो नोट्स पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी नेबुलर हाइपोथीसिस सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी नेबुलर हाइपोथीसिस सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? एडविन हबल ने, चैम्बरलिन ने, लाप्लास ने, जेम्स जीन ने? तो लाप्लास ने विकसित किया था। लाप्लास ने, देखो ये लिखा हुआ, लाप्लास ने सन 1789 में नोबेलर हाइपोथेसिस सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह एक युवा सूर्य से जुड़े गैसीय बादल से बने थे। अच्छा, ग्रह एक युवा सूर्य से जुड़े गैसीय बादल से बने थे। अच्छा, ये सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? सबसे निकट वाली को पेरिहेलियन, ऊपर मैंने बता दिया आपको, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, पेरिहेलियन। अच्छा, ये बताओ किस ग्रह की कक्षा, यानी किसी ग्रह की कक्षा में सूर्य के सबसे निकट बिंदु को पेरिहेलियन कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य सबसे अधिक दूर होती है तो उस स्थिति को हम अफेलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। हाल ही में सारस क्रेन की दुर्लभ, ठीक है, साइटिंग किस राज्य में रिपोर्ट की गई है? वो की गई है असम में। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो असम के तिनसुकिया, ओए होए क्या नाम है, असम के तिनसुकिया जिले के सैखोवा में सारस क्रेन की दुर्लभ साइटिंग दर्ज की गई है, जिससे पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों में उत्साह बढ़ा। सारस क्रेन, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है सारस क्रेन। अरे भैया, तभी तो नाम रखा, इसकी गर्दन ऊंची होती होगी। पढ़ो, पहले पूरा पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट हाल ही में किस शहर से भौगोलिक संकेत
टैग प्राप्त हुआ है? अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद गुजरात का यार कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में फंस जाता है। गुजरात में ऐसा क्या है भाई? एक राजस्थान और गुजरात, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में। अहमदाबाद गुजरात। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट हाल ही में किस राज्य किस शहर से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह अहमदाबाद गुजरात से। चलो देखो फिर नोट्स पढ़ लो। अहमदाबाद गुजरात यानी कि अहमदाबाद के जमालपुर से सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को इसके अनोखे शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। चलिए पढ़ो पूरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। किस संगठन ने शिपिंग उद्योग पर पहला बेसिक कार्बन टैक्स अपनाया? किस संगठन ने शिपिंग उद्योग पर पहला बेसिक कार्बन टैक्स अपनाया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ए नंबर पे टिक लगा दो आप। 30 क्वेश्चन लिया है मैंने, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा ठीक से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका राइट ऑप्शन है। भारत ने 62 अन्य देशों के साथ मिलकर लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अनुमोदित शिपिंग क्षेत्र पर दुनिया के पहले बेसिक कार्बन टैक्स का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का बेसिक निकाय है। पूरा पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स के लिए हैं, और 30 के 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया इनमें से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, मिस मत करना, सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना। जब भी आपका एग्जाम हो फंसेंगे ज़रूर। अगर 2 से 3 5 क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन में फंस गए तो आपका काम हो गया। इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जो पेपर में आते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि यार हम 4 साल से पढ़ रहे हैं और ये बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है और इसने एंट्रेंस निकाल दिया। बस यही हिसाब होता है कि इसी तरह से पेपर फंस जाता है उनका पढ़ा हुआ, और एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाता है। और आपको भी बस एंट्रेंस क्वालिफाई करना अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।